डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपकी काफ़ी सारी डाउट्स आई हैं मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, रेगुलरली आ रही थी। उनका मैंने पहले एड्रेस करने की कोशिश की, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आंसर दिया, लेकिन अब इतना भी पॉसिबल नहीं है कि मैं इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके आंसर कर पाऊँ। इसलिए मैंने आपकी डाउट्स देखी और उनका सभी के आंसर मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। आपके डाउट्स जैसे कुछ क्वेश्चंस के मैं आपके डाउट्स बता देता हूँ क्या थे। जिनके सेम डाउट्स नहीं थे या जिनके सेम डाउट है उनको भी आंसर मिल जाएंगे, और जिनको डाउट्स थे पर जिन्होंने पूछे नहीं उनको भी आंसर मिल जाएंगे। जैसे आपके वैसे तो डाउट्स ये तो नहीं थे कि मैंने जो आज समझाया वो समझ नहीं आया और उससे कुछ पूछ रहे हो, वैसा कोई डाउट आया नहीं अभी तक किसी का। ठीक है, डाउट आपके कैसे आ रहे हैं कि जो मैंने आज पढ़ाया उसमें उसको सारा का सारा लिखना है, या थोड़ा लिखना है, या आधा लिखना है, ये आपका डाउट आता है। दूसरा डाउट आता है कि सर ये क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, दूसरा डाउट ये आता है। इस टाइप के आपके डाउट्स आ रहे हैं। तो मैं पहले बता दूं, ये वीडियो सिर्फ स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए है, सीबीएसई बच्चों के लिए नहीं है। अगर सीबीएसई वाला बच्चा कोई अगर इस वीडियो को देख रहा है, जो लेक्चर सीरीज को देख रहा है, उनके लिए मैंने जितना पढ़ाया वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ आपको पढ़ना है। ये वीडियो सिर्फ स्टेट बोर्ड वालों के लिए है। तो मैं एक बार समझा देता हूँ कि क्या क्या आपको लिखना है, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो मैं आपको करवाता हूँ, जब टॉपिक्स पढ़ा देता हूँ मैं सारे के सारे। तो जिस तरह से आप स्कूल में बुक की रीडिंग करते थे, मैं बुक्स के ऊपर तो फोकस करता हूँ, साथ में मैं आपको जो लेक्चर्स होते हैं उनको मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ, जिससे आपको एक फ्लो बन जाए, पढ़ने का समझ आ जाए सीक्वेंस में कैसे चल रहे हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ाया था, इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा नहीं क्या होता है क्या नहीं। तो ह्यूमन आई मैंने देखो जैसे ये शुरू किया था तो ये किस तरह से करना था आपने। यहाँ इसका क्वेश्चन देखो कैसे बन सकता है। ह्यूमन आई के बारे में पूछेगा और उसके फंक्शंस एंड उसका ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पूछेगा। और दोनों मैंने चीजें करवाई हुई हैं आपको, डायग्राम भी करवाई है। डायग्राम मैंने आपको बता दी थी, ये वाली बना सकते हो, लेकिन इसको लेवल पूरा करना है। जो जो चीजें मैंने समझाई है उन सभी को लेवल करना है अपने अच्छे से। आप ये वाली डायग्राम बनाओगे आपको विजिबल भी अच्छे से है, तो इसको देख सकते हो। अगर आपने दूसरी बनाई है कोई इशू नहीं है। देखो ये सारे उसके बारे में बताया हुआ है, स्ट्रक्चर है और उनके बारे में मैंने पूरा समझाया हुआ है। मैंने दूसरे लेक्चर में भी आपको बताया था कि किस तरह से सामने की तरफ कॉर्निया होता है, उसके पीछे इरिस होता है, फिर पपिल होता है, फिर लेंस होता है। ये चीजें मैंने इतनी बार रिपीट कर दी हैं, अगर आप अच्छे से सुनते हो ध्यान से लेक्चर को तो आपको याद भी होगी। अच्छा, ये उसके बाद मैंने आपके लिए ऑप्शन ये भी दिया था कि यहाँ से आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हो। जो पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं तो आप उस टेबल से निकाल के वहां ऐड कर सकते हो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है, ह्यूमन आई का क्वेश्चन आता है और स्ट्रक्चर फंक्शन सब कुछ आता है, फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो इसलिए उसकी लेंथ भी तो होनी चाहिए क्वेश्चन की। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किए थे, फंक्शंस किए थे। देखो, वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई की हमने क्या पढ़ी थी, वर्किंग पढ़ी थी। इसके बाद फिर आपने ये भी लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट है लिखना, ये सब समझाया था मैंने। तो एक क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि सिर्फ एक ही चीज पूछी जाती है, स्ट्रक्चर पूछा जाता है और उसके फंक्शन पूछे जाते हैं। जहाँ सिंपल बोलेंगे डायग्राम बनाओ ह्यूमन आई के और उसके फंक्शन बताओ, जहाँ क्या पता बोलेंगे फंक्शन बताओ। जहाँ दो पार्ट जैसे पूछेंगे इरिस और पपिल का मुझे फंक्शन बताओ, क्या रोल होता है इरिस एंड पपिल का। तो इरिस एंड पपिल का जैसे पूछ लिया उन्होंने। देखो, क्वेश्चन मिक्स करके जहां अलग से भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछ देते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इरिस एंड पपिल, डिस्कस इट्स फंक्शंस। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो उसके लिए मैंने ये आपको देखो सामने रखी थी, ये आपके लिए आया था। मैंने बोला था इसको लिखना है। इरिस का काम क्या होता है ये बताया, समझाया था मैंने आपको। फिर वो क्या काम करता है, कैसे कैसे काम करता है, ये सब कुछ समझाया था। अब देखो ये काफी ज्यादा लेंथी हो जाता है ना। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, जहां तो आप कहां से लेके कहां तक ये पूरा लिख लो। ठीक है, और ये इजी भी है और एक्सप्लेनेशन भी इसकी अच्छी है। इतना पूरा लिख लो यहां तक। अगर आपने ये पार्ट नहीं लिखा है तो फिर इसको स्किप कर दो, इतने पार्ट को स्किप कर दो। देखो ना, आपको थोड़ी सी रीडिंग की हैबिट भी होनी चाहिए ना। जो इतने पार्ट में लिखा हुआ है उसको कंडेंस करके इतने पार्ट में लिखा हुआ है, बात समझ के। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा था, देखो ना, क्वेश्चन तोड़ के जोड़ भी सकता है, तोड़ भी सकता है। तो वो ऐसे ही पूछ सकता है, बट यू मीन बाय इरिस एंड पपिल। तो इरिस एंड पपिल मैंने पीछे स्ट्रक्चर्स में पढ़ाया था, ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर में। तो वहां पे इरिस के बारे में बताया था, पपिल के बारे में बताया था। अगर उसने पूछा बट यू मीन बाय इरिस एंड पपिल, पहले वहां से लिख लोगे। फिर उसके बाद इसका वर्किंग फंक्शन हमने कहां पे डिस्कस किया, यहां पे। तो पहले ये लाइंस, 2 लाइंस आपकी क्या समझा देती हैं, इसके फंक्शन को, और ये वाली लाइन भी सेम चीज समझा रही है हमें, ये बात आ गई।
अगर उसने पूछ लिया इसकी एग्जाम्पल देके हमें समझाने की कोशिश करो। अच्छा, ये तो आपने लिख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए, ये जो एडजस्टमेंट है, चाहे आप इन 2 लाइंस को लिखो चाहे आप इन 2 लाइंस को लिखो, ये लाइन उसके बाद लिखना जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब ये हमारा पपिल साइज चेंज कर रहा होता है, ऐसा नहीं है एकदम से चेंज हो जाता है, टाइम लेता है। तो ये चीज आपको लिखना जरूरी है, द एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ द पपिल टेक्स टाइम। ठीक, ये लाइन लिखना जरूरी है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद फिर ये एग्जाम्पल आ जाती हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई थी, अब अपने से भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। जहाँ यही डायरेक्टली लिखनी है तो ये डायरेक्टली लिख सकते हो। तो 2 एग्जाम्पल्स थी आपकी, तो दोनों में से जो पूछी होगी वो आप लिख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जो मैंने समझाया वो कौन सा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर देखो ये भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में, स्ट्रक्चर्स में फंक्शन में क्वेश्चन आ जाता है, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। ये भी मैंने समझाया था, ये आपके सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव सेल्स में आते हैं 2 किस्म के, और इन दोनों के बारे में मैंने समझाया था। ये तो पूरा ही लिखना आपको, ठीक, रोड एंड कोन सेल के बारे में। देखो कुछ लाइंस होती हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप अपने से स्किप करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी स्टेटमेंट है, इसका फंक्शन क्या है, वो तो लिखना ही लिखना है आपको। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो एनिमल्स के नाम लिखे, इतना लंबी लंबी लाइनें लिखी हुई हैं। तो अगर आपका ये मन नहीं है तो आप एक सिंपल सी एग्जांपल दे सकते हो ओल की, जैसे मैंने आपको देके समझाई थी, है ना। तो ये एनिमल्स, सॉरी एनिमल बोल रहा हूँ, एनिमल्स भी और बर्ड्स भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को हम कंसीडर करते हैं। ये मैंने समझाया था, जिनको ये नहीं पता चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आप लेक्चर अटेंड करो। फिर उसके बाद मैंने सिलेरी मसल्स, पावर ऑफ एकोमोडेशन, डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट रीजन के बारे में बताया था। ठीक, तो इसमें क्या था, इसमें भी डाउट आई थी, तो मैं पहले बता देता हूं, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कोई पूछ ले तो आप समझा सको, अगर आपको लिखना पड़े तो आप लिख सकते हो, खुद से लिख सकते हो। ये आपने खुद से लिखने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो आपके एग्जाम में ये पूछा तो नहीं जाता है फिर भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इन केस वर्स्ट केस में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप पूछ सकते हैं आपको, तो लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है ना, 99% यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ये मैंने समझाया क्या था कि आपका कोई ऑब्जेक्ट हो, वहां से लाइट कैसे आती है, दूर ऑब्जेक्ट हो तो पैरेलल लाइट आती है, पास ऑब्जेक्ट हो तो डाइवर्जिंग केस की लाइट आती है। तो यहाँ पे भी ये समझाया था, आप अपनी कॉपी पे रहने दो लिखने के लिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है इतना सारा लिखने में। ठीक, तो ये लाइनें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाती है एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन देखो अलग अलग तरीके से आएगा क्वेश्चन। अगर 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में आएगा तो आप सिंपल एक स्टेटमेंट लिख के उसको कंक्लूड कर सकते हो। ठीक, अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आता है तो फिर आपको देखना क्वेश्चन, आपके पास मटेरियल तो होना चाहिए, उस हिसाब से मैंने ये आपको मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है। अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास लिखने के लिए कुछ होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पहले पावर ऑफ एकोमोडेशन लिखना है। पावर ऑफ एकोमोडेशन देखो, ये मैंने 2 किस्म की स्टेटमेंट दी थी। ये वाले पेज पे आ जाओ, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैंने समझाया था, ये आपकी पावर ऑफ एकोमोडेशन की स्टेटमेंट हो जाएगी। द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी किसकी, पावर ऑफ लेंस की। एक और मैंने स्टेटमेंट बताई थी, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इतना है ना एग्जैक्ट नहीं है, मैं सब आपको प्रेफर करूंगा आप कौन सी स्टेटमेंट करो, ये वाली एक ही करो, कोई इशू नहीं है। जहां पे पूछेगी इसी को फिट कर देना आपने, जहां भी पावर ऑफ एकोमोडेशन दिखी तो आप इसी स्टेटमेंट को एडजस्ट कर लोगे। सेम रखो ना दोनों जगह। आप ऐसा नहीं ना ये भी पढ़ रहे हो ये भी पढ़ रहे हो, मतलब तो दोनों का सेम है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज की हुई है। तो मैं आपको बोलूंगा आप ये वाली स्टेटमेंट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब साथ में पावर ऑफ एकोमोडेशन तो पूछा है, अब साथ में पूछेगा कैसे होती है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी साथ में जुड़ जाता है ना, उसका बताना है आप ना किस तरह से वो वर्क करती है। ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, तो फिर आप कैसे करोगे, फिर उसको एक्सटेंड तो करना है क्वेश्चन को। तो पहले स्टेटमेंट लिख ली, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मैंने समझाया था कि ये कैसे काम करता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन काम कैसे करती है, कि फोकल लेंथ चेंज होती है आपके लेंस की, कैसे चेंज होती है, आई लेंस का साइज चेंज होता है। आई लेंस का साइज कौन चेंज करता है, सिलेरी मसल चेंज करती हैं, जो उसके साथ लिगामेंट होता है वो कभी स्ट्रेच होता है कभी लूज होता है, उसकी मदद से यहाँ पे वो लिखा हुआ है, आपको इसको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद 2 केसेस होते हैं, अगर दूर ऑब्जेक्ट हो तो कैसे देखेंगे, अगर पास ऑब्जेक्ट हो तो कैसे देखेंगे। अगर दूर ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ पे मैंने समझाया था ये आपने लिखना है, उसके बाद ये लिख के
अगर आप इन केस आपको इतना ज़्यादा लिखने में भी प्रॉब्लम आ रही है, जो मैंने समझाया अभी, इतना भी लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एकोमोडेशन की एग्जांपल स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट के बाद आप सीधा क्या करो, सीधा आप यहां से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन ये उनके लिए है जो बिल्कुल वीक है, जो मतलब कि ज़्यादा देर तक चीज़ों को दिमाग में होल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी होल्ड नहीं कर सकता अगर आप रिवीजन करोगे। मैंने भी जैसे एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर मुझे याद ही नहीं रहता है, एक दिन में भूल जाता है, तो मैं उनके लिए ये बोलता हूँ कि भाई आपने बचपन से आप रिवीजन कम करते हो, कोई भी चीज़ को पढ़ते हो पहले दिन पढ़ोगे तो आपको याद थोड़ी ना रहेगी, आपको उसको बार बार रिवाइज करना है। जैसे आज 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 आपने पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखोगे इसको एक महीने के बाद खोल के तो आपको भूल ही जाएगा, वो हर इंसान को भूल जाता है। अगर आज आपने एकोमोडेशन पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ी है, तो कम से कम अगले हफ्ते, कम से कम उससे पहले कर सकते हो, अच्छी बात है, कम से कम अगले हफ्ते भी उसको खोल के एक बार रिवाइज करो। और रिवीजन भी ऐसा थोड़ा ना कि एक घंटा कर बैठ के पढ़नी है। आज अगर पहली बार पढ़ोगे तो अगर आपको कोई टॉपिक को पढ़ने के लिए 15 मिनट लगते हैं, जैसे पावर ऑफ एकोमोडेशन को पढ़ने के लिए 15 मिनट लगते हैं, अगले टाइम पढ़ोगे तो सिर्फ आपको 10 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आपने एक महीने के बाद खोलोगे फिर से आपको 15 मिनट ही लगेंगे। लेकिन आपने अगले हफ्ते वापिस उसको पढ़ा तो सिर्फ आपको 10 मिनट लगेंगे, 2 रिवीजन होगी। फिर उसके अगले हफ्ते वापिस पढ़ोगे तो फिर आपको सिर्फ 7 मिनट लगेंगे। फिर अगले हफ्ते फिर से पढ़ोगे फिर आपको 5 मिनट लगेंगे। तो आपका टाइम रिड्यूस होता जाएगा। तो और आपको ये टाइम क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि आपको अब चीजें क्या होने लगी हैं, याद होने लगी हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन आपकी क्या होने लगी है, याद होने लगी है। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। तो आपने फिर ये लिखना है, ये सब लिखना है, ये मैंने आपको यहां तक ये सब लिखना है और यहां तक आपने इसको एंड करना है। अगर मैंने ये समझाया हुआ पूरा लेक्चर में अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी लैंग्वेज में लिख लो। लेकिन यहां से जो लाइनें लिखी हुई हैं ये आपको थोड़ा सा समझ होना चाहिए, यहां से कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, फाइन। उसके बाद ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लेक्चर में आपको तब भी बताया था, इसको नहीं लिखना है। ठीक, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और समझाई भी थी कैसे बनती है ये, और आपने ये वैसे ही बनानी है। फिर उसके बाद आ जाता है अगर आपका ऑब्जेक्ट पास हो तो उस केस में क्या होता है, ये सारा कुछ लिखना है आपने वापिस से। ठीक, ये समझाया हुआ मैंने सारा का सारा। फिर उसके बाद आपकी वापिस क्या आ जाएगी, डायग्राम आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट। अब ये वापिस स्टेटमेंट, ये मैंने पहले ही बोल दिया, पहले लिखनी है आपने, ये एंड में मैंने समझाई थी, लेकिन लिखनी क्या है आपने पहले। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इसको मत लिखो, ये आगे आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा, इसको रहने दो अगर नहीं मनना है तो लिखने का। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके रेंज भी साथ में पूछेंगे, व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन एंड राइट डाउन इट्स रेंज। जब भी आप पावर ऑफ एकोमोडेशन लिखते हो, अगर एग्जाम में पूछा भी नहीं है तो आपको रेंज ह्यूमन आई की आपको क्या बतानी है, रेंज, विजन ऑफ रेंज जरूर बतानी है। अब विजन ऑफ रेंज क्या है, अब देखो यहां पे मैंने 2 पेजेस लगाए हुए समझाने के लिए। पहली बात, आपकी रेंज होती कितनी है, सीधी डायरेक्टली आपने ये लिखनी है। रेंज क्या होती है, द लीस्ट डिस्टेंस और डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। ये तो बात क्लियर होगी। अब रेंज अगर कोई पूछे तो रेंज यहां से लिखी हुई है, देखो, द रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर। बताया था मैंने, दूर तक कहां तक देख सकता है, इन्फिनिटी तक, और पास तक कहां तक देख सकता है, 25 सेंटीमीटर तक, बताया था ना। तो आपने जब भी पावर ऑफ एकोमोडेशन लिखनी है तो लास्ट लाइन क्या कंक्लूड करोगे, एंड द रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर। इस तरह से अपना आंसर को कंक्लूड कर देना है। जैसे यहां पे भी आप कर रहे थे, ये तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहां पे एक लाइन कंक्लूड करोगे, द रेंज ऑफ ह्यूमन आई, विजन ऑफ ह्यूमन आई कितनी है, 25 इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर। बात क्लियर होगी। एग्जाम में कई बार ये भी पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आपकी यहां से स्टेटमेंट आ जाएगी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आपका क्या हो जाएगा, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट must be placed so that the normal eye may see it clearly without any strain is called least distance of distinct vision, and it is the least distance of distinct vision for normal human eye is कितना, 25 सेंटीमीटर। और यहां पे आपका ये क्वेश्चन फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। वीडियो है, अगर आपको कहीं पे स्किप हो गया तो उसको थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको ये बात समझाई थी। अब देखो यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, पावर ऑफ एकोमोडेशन पीछे भी मैंने बताया, तो आप ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हो। ये अलग अलग तरीके से क्यों बार बार लिखा हुआ है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आती है। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो कितना लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो कितना लिखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो कैसे लिखना है, इसलिए ये अलग अलग करके मैंने लिखा हुआ है।
आपने अगर पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट अभी समझाई थी, तो यहीं फिट कर दो ना, ये स्टेटमेंट यहीं फिट वहीं फिट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, ये स्लेरी मसल्स क्या लिखा हुआ है, ये स्लेरी मसल वगैरह सब समझाया हुआ है ना, समझाया था ना पीछे। कहां पे देखो, ये देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन जब मैंने करवाई थी तो यहां पे सब समझाया था, यहां पे भी वही लिखा हुआ है सब, ये मैंने समझाया हुआ लेक्चर में, ये सारा सारा लेक्चर्स मैंने लिया हुआ है, लास्ट लेक्चर जो लिया था ये सब समझाया था मैंने कि आपका ये सिलेरी मसल रिलैक्स्ड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो दोनों केसेस में क्या होता है, तो ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो अगर आपके एग्जाम में जैसे फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो आपको बताना है कि वो क्या होती है, उसको जो फोकल लेंथ होती है आपकी आई लेंस की, वो कौन चेंज किसके ऊपर कौन चेंज करता है, इट इज चेंज्ड बाय स्लेरी मसल्स। स्लेरी मसल जब रिलैक्स होती है तो ये सब होता है, जब स्लेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये सब होता है। ये डिफरेंस बना के रख दिया, डिफरेंस से क्या होता है, आपको जल्दी चीजें याद रहती हैं, समझ गए बात को। फिर उसके बाद नियर पॉइंट और फार पॉइंट भी पढ़ाया हुआ मैंने, तो यहां से देख लो, तो यहां से एक क्वेश्चन क्या बना था, व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन, जहां इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका होता है व्हाट डू यू मीन बाय नियरेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है आपका फार पॉइंट, क्या होता है आपका फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई, दूसरा होता है नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई। नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई को एक और चीज से हम देखते हैं, इसको क्या होता है लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ये भी बात मैंने समझाई हुई है। तो आप जब टेस्ट दोगे ना, टेस्ट देने से आपको सारी चीजें क्या होने लगेगी, समझ आने लगेंगी। मैंने थोड़ा सा आइडिया भी दे दिया किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह से आपने लिखना है, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। अब ये देखो टेबल है, ये पहले ही आप पढ़ चुके हो, ये सब कुछ पहले ही पढ़ चुके हो, ये भी पढ़ चुके हो, ये भी पढ़ चुके हो। ये सिर्फ क्या है, ये आपकी क्विक रिवीजन के लिए है। इससे आपको अगर डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बना के लिख सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आज आपका जैसे मैंने आपको बोला आज टेस्ट है, तो आप जल्दी जल्दी अगर आपको 5 मिनट में रिवीजन करनी होगी कि रिलैक्स्ड हो तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मसल्स हो, स्लेरी मसल्स हो तो क्या होता है, तो ये क्विक रिवीजन के लिए होता है, इसलिए आपको प्रोवाइड किया गया है। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है, क्लियर होगी बात। तो आपने इस तरह से अपने नोट्स बनाने हैं। फिर भी कोई डाउट होगी आप मुझे पूछ सकते हो। अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे भी, जब आप टेस्ट दोगे तब पता चलेगा। कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के भी हैं, देखो हम एनसीईआरटी के बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई भी पढ़ना है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम, है ना। डिफेक्ट होता है हमारी विजन्स के अंदर, उस कैसे ठीक करना है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप अपनी कॉपी को मेंटेन करते हुए चलिए, ठीक है। ये आपके टॉपिक वाइज सारी चीजें चल रही हैं। अभी हमने पावर ऑफ एकोमोडेशन खत्म कर लिया है और स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई कंप्लीट कर लिया है, और जो स्लेरी मसल्स कैसे काम करती है, पपिल्स और इरिस किस तरह से लाइट को कंट्रोल करते हैं, ये सब कुछ हमने कर लिया है। तो ये जब आप पढ़ोगे ना इनको, आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगा धीरे धीरे किस तरह से क्वेश्चन बनता है। समझ गए बात को, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, पूछ लेना फिर भी कोई डाउट रहेगी तो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।